नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास है हम लोग सभी लोग जल्दी से आ जाइए, हम लोग शुरू करते हैं। और साइंस का जो क्लास चल रही है आप लोग की 4 क्लास आप लोग का हो चुका है, जिसमें हम लोग फिजिक्स से देखे थे। अभी 4 क्लास फिजिक्स का हुआ है और आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज जो साइंस क्लास है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है और इसमें हम लोग 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में ये सभी जो क्वेश्चन अभी करवाने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन करवाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, मात्र 35 से 40 मिनट में आपका लगभग क्लास आज का चलेगा, जिसमें हम लोग 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। और सभी लोग आ जाइए। और 9 बजे से आप सभी की डेली लाइव क्लास चलती है और ये 100% दोस्तों सफलता की गारंटी है अगर आप हमारा क्लास सभी देख रहे हैं। ठीक है, जितना भी PDF आप लोग को दिया जा रहा है अगर इतना आप कर लेते हैं तो 100% आप लोग का रिजल्ट प्रधान शिक्षक में हो जाएगा। इसके अलावा अभी जो BPSC का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये जो साइंस का क्लास हो रहा है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है। ये जो नंबर है 7857824310 हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। आप इस नंबर पर मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF लेने के लिए मात्र 351 चार्ज है। जो नए लोग हैं 351 पे करेंगे, उनके बाद ही उनको PDF नोट्स और लाइव क्लास मिल पाएगा। तो पेमेंट कैसे करना है दोस्तों, तो ये जो नंबर दिख रहा है 7857824310 इसी नंबर पर आप फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है पेमेंट का और हमें इसी नंबर व्हाट्सएप पर भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और जितने भी क्लास हुए हैं साइंस का, आपका DL ED का 8 यूनिट का, उसके अलावा समान अध्ययन का, करेंट अफेयर का, वो सभी चीज़ आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार। चलिए आज का सवाल हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग आ गए हैं अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। 9 बज चुका है, जल्दी से आप लोग आ जाइए। रसायन विज्ञान का विकास जो हुआ था दोस्तों ये सबसे पहले मिस्र में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था रसायन विज्ञान का जन्म, विकास। दूसरा प्रश्न है कि रसायन विज्ञान के अध्ययन को प्रारंभ में क्या कहा जाता था। रसायन विज्ञान को अभी तो केमिस्ट्री कहा जाता है, लेकिन प्रारंभ में इसको कहा जाता था केमिटेकिंग, है ना। क्या कहा जाता था? केमिटेकिंग कहा जाता था दोस्तों, स्टार्टिंग में जब रसायन विज्ञान शुरुआत हुआ था उस समय पर। अगला प्रश्न है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है, बताइए। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो लेवोजियर है जो आपका आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता है। एंटोनी लेवोजियर इनको पूरा नाम है, याद रखिएगा, एंटोनी लेवोजियर आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला है कि परमाणु के 3 मौलिक कण। देखिए हर एक प्रश्न को मैं 1 से 2 बार जरूर बोलूँगा क्योंकि सुनने से आप लोग को याद हो जाएगा, है ना। 1 से 2 बार मैं जरूर बोलूँगा हर एक प्रश्न को और उसका उत्तर को। तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 मौलिक कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितने क्वेश्चन है आपका NCERT बेस्ड है और NCERT से संबंधित ही आपको 15 सवाल पूछा जाएगा प्रधान शिक्षक में साइंस से। जितना करवाया जा रहा है अगर इतना आप कर लेते हैं तो इससे बाहर साइंस एक भी सवाल नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 1 मोल बराबर कितना होता है। तो बहुत अच्छा सवाल है, यानी कि 1 मोल पदार्थ में अणुओं की संख्या कितनी होती है, बताइए। 1 मोल पदार्थ में अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 6.022 गुने 10⁻23। ये याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे ही शुष्क बर्फ कहा जाता है।
नेक्स्ट है लाफिंग गैस। देखिए ये ऐसा गैस है ना, अगर किसी के पास इस गैस को छोड़ दिया जाए तो वो हंसने लगेगा, कम से कम वो 10 मिनट तक जरूर हंसते रहेगा, है ना। आप समझिएगा कि वो पगला गया है, लेकिन वो पगलाया नहीं है, वो लाफिंग गैस का कमाल है। अगर किसी के पास आप छोड़ देते हैं तो वो लगातार 10 मिनट तक हंसते रहेगा, और उसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। ठीक है, याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है मार्स गैस। मार्स गैस किसे कहते हैं दोस्तों? तो मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस, है ना। किसे कहते हैं? मीथेन को। अगला है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन, है ना। क्या नाम है? अश्रु गैस मतलब कि आंसू गैस, है ना। आंसू गैस का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन। नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जो जल होता है ना, उसे ही जल का शुद्ध रूप कहा जाता है ना। जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल। अगला सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो सूत्र होता है, बहुत बार बीपीएससी में भी ये पूछा गया सवाल है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। याद रखिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला सवाल है। अगला है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट, और इसका जो सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O, है ना। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट और इसका सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O, है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि इसी को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि CaOCl2, है ना, CaOCl2। अगला है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, यानी वॉशिंग मतलब धोने वाला सोडा है, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अगर पूछा जाए खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, तो ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना। यहाँ पर लग जाएगा बाई और ये हो जाएगा बेकिंग सोडा, बस ये दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। ठीक है, तो ये दोनों आपको एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। और इसका होता है NaHCO3। ठीक है, खाने वाला सोडा तो NaHCO3 और धोने वाला सोडा तो Na2CO3। गुड। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है ना। चूने के जो पानी है इसको सफ़ेद, चूना जैसे ही पानी में डालते हैं तो सफ़ेद हो जाता है, तो कौन सा बनाता है? तो CO2 गैस दोस्तों, है ना। CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको सफ़ेद बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिगरेट के लाइटर में से निकलती है ना। सिगरेट के लाइटर में जो भरा जाता है वो ब्यूटेन गैस भरा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्यूटेन गैस सिगरेट का लाइटर। नेक्स्ट है कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो सोडा वाटर के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। ठीक है, सोडा वाटर बनाने के लिए। अगला है कि दूध उदाहरण है ना। जो दूध आप पीते हैं ये किसका उदाहरण है? तो ये पायस का उदाहरण है। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल कि दूध आखिर क्या है, तो ये इमल्सन यानी कि पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है। तो जो सीसा संचायक जो बैटरी होता है दोस्तों, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। क्या रहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, H2SO4 सीसा संचायक बैटरी में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? बताइए, जल की अस्थायी कठोरता और एक पूछा जाएगा कि अस्थायी कठोरता, दोनों चीज पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण है वो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड का घुला रहना, इसी वजह से जल अस्थायी कठोरता होता है। अगला प्रश्न है कि जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जल में अस्थायी और अस्थायी जो कठोरता होती है इसको दूर करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा।
अगला प्रश्न है कि एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छपेगा। एवोगैड्रो संख्या का जो मान होता है 6.022 गुना 10⁻23 अणु होता है एवोगैड्रो संख्या का मान। और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक मोल का मान कितना होता है दोस्तों, तो यही होता है 6.022 गुने 10⁻23। अगला है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका प्रमुख संघटक क्या होता है। तो जो एलपीजी होता है ना, ये मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो ब्यूटेन से बना होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन होता है इसमें, ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो मुख्य रूप से बनता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन से बनता है, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। बताइए दोस्तों कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तो इसके नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। एक एक छोटा छोटा सवाल आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा और यही बेसिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने वाला है। यही इतना ही बेसिक पूछेगा आप लोग को बीपीएससी प्रधान शिक्षक में आपको, ठीक है। चलिए अगला है कि सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है। तो जितनी भी गैसें जो हैं वो शून्य आयतन घेरती है कितने डिग्री टेम्परेचर पर, तो 273 डिग्री टेम्परेचर पर, है ना। 273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सभी गैसें जो है वो शून्य आयतन घेरती है। अगला है कि दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या होता है। दिया सलाई, आप लोग सलाई जलाते हैं ना, तो उसके जो काटी होता है उसके ऊपर जो लगा रहता है लाल जैसा, वो क्या होता है, तो वो होता है लाल फास्फोरस। और उसको जैसे ही हम लोग मारते हैं तो वो धाई से जल जाता है आपका, तो वो क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है। लाल लाल लग रहा था ना, छोटा सा, है ना, तो वो होता है लाल फास्फोरस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है। तो जल में जो सबसे कम घुलनशील गैस है दोस्तों वो है नाइट्रोजन, यानी कि N2, ठीक है, याद रखिएगा, जल में सबसे कम घुलनशील गैस। अगला है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है कास्टिक सोडा, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला सवाल है दोस्तों कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है ना। जल की अस्थायी कठोरता, अभी हम देखे थे ऊपर में अस्थायी कठोरता, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है अस्थायी कठोरता। इसका जो कारण है वो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहना, ठीक है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस। जी हाँ, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस इसमें प्रयुक्त होती है दोस्तों, तो वो होती है आर्गन गैस, और इसको AR से हम लोग जानते हैं, ठीक है, आर्गन गैस यानी कि अक्रिय गैस है ये। सॉरी। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस। जी हाँ, जो गोबर गैस होता है यानी कि बायोगैस भी कह सकते हैं, इसका मुख्य घटक क्या होता है, तो वो होता है आपका मीथेन, यानी कि CH4, ठीक है। गोबर गैस जो मुख्य रूप से घरेलू कामों के लिए बनाया जाता है, और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, मुख्य घटक जो है वो मीथेन होता है आपका। अगला है कि आतिशबाजी, हम लोग पटाखा छोड़ते हैं ना, आसमान तारा छोड़ते हैं, पटाखा छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, ठीक है, कि हरा रंग और लाल रंग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आतिशबाजी में हरा रंग और लाल रंग जो प्रतीत होता है वो किसके कारण होता है, तो हरा रंग होता है बेरिलियम के वजह से और लाल होता है स्ट्रांसियम के कारण होता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, हरा बेरिलियम और लाल स्ट्रांसियम के वजह से। अगला प्रश्न है दोस्तों वेल्डिंग। जी हाँ, लोहा का जो वेल्डिंग किया जाता है ना, तो वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ क्या प्रयुक्त होगा। ऑक्सीजन तो उसमें चाहिए है ना, बिना ऑक्सीजन के तो वेल्डिंग हो नहीं सकता है, तो ऑक्सीजन के साथ उसमें एसिटिलीन गैस होती है, ठीक है। तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन के वजह से ही वेल्डिंग उद्योग काम करता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य ताप पर NTP, है ना, सामान्य ताप पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, है ना, तो किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न छपेगा एग्जाम में। तो सामान्य ताप पर यानी कि NTP पर किसी गैस के एक मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है
नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के पटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ये क्वेश्चन और पूछ सकता है कि पृथ्वी का जो भूपर्पटी है ना, पृथ्वी का जो भूपर्पटी है यानी कि ऊपर वाला जो, मान लीजिए ये पृथ्वी है तो ऊपर वाला जो भाग है इस पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, तो वो है आपका ऑक्सीजन यानी कि O2। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरण है ना, और इसको जो अवशोषित कौन करती है, तो ओजोन परत करती है। देखिए परत के बारे में मैंने आप लोग को बहुत बार बता चुका हूँ, जैसे कि सबसे जो परत के कौन कौन कितने परत है, तो ये तो सबसे नीचे वाला जो परत है क्षोभ मंडल है, उसके बाद है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आपका आयन मंडल जिसको कहा जाता है, फिर है आपका बहिर्मंडल, यानी कि 5 मंडल है टोटल, यानी कि 5 परत है हमारे वायुमंडल में। सबसे निचले वाले मंडल को क्षोभ मंडल, उसके बाद है आपका समताप मंडल। तो यही जो समताप मंडल है दोस्तों, इसी समताप मंडल में एक ओजोन परत भी पाई जाती है, जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है उसको ये क्या करती है, सोख लेती है, यानी कि अवशोषित कर लेती है, जिसके वजह से हम लोग बच जाते हैं। ठीक है, अगर ये पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर आ जाए तो बहुत प्रकार के स्किन से संबंधित आपको बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो ये है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में। कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाएगा ओजोन परत से, क्या पूछा जाएगा कि ओजोन परत को सबसे अधिक ह्रास, है ना, ओजोन परत धीरे धीरे क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो इसका ह्रास होने का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कारण है ओजोन परत के ह्रास होने का मुख्य कारण, तो क्लोरो, नोट कर लीजिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है ना, इसी के वजह से ये ओजोन परत आपका धीरे धीरे करके समाप्त होते जा रहा है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है, तो जो घर में आप फ्रिज यूज करते हैं उससे ये ज़्यादा सबसे अधिक मात्रा में निकलता है दोस्तों। अगला प्रश्न हम चलते हैं कि कक्ष ताप पर द्रव्य धातु कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कक्ष ताप पर जो द्रव्य धातु है वो होता है पारा, यानी कि इसी को कहा जाता है मरकरी, यानी कि Hg। ठीक है, चलिए अगला है कि साधारण नमक। जी हाँ, जो आप घर में प्रयोग करते हैं साधारण नमक, ये क्या होता है दोस्तों, तो ये एक यौगिक होता है ना, क्या होता है, एक यौगिक होता है। बहुत सारे यौगिक मिश्रण आप पढ़े होंगे, तो साधारण नमक जो है ये आपका यौगिक है। चीनी क्या होता है ना, साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो साधारण नमक का फॉर्मूला मैं आप लोग को यहाँ पर लिख देता हूँ, NaCl, है ना, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र, सोडियम क्लोराइड। ये भी आपको सिंपल, यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्या है, यौगिक है। चीनी यानी कि C12H22O11, है ना, चीनी का जो ये रासायनिक सूत्र है याद रखिएगा। और चीनी को कहा जाता है इच्छू शर्करा। क्या कहते हैं, इच्छू शर्करा इसको कहा जाता है दोस्तों, इच्छू शर्करा। ठीक है, और ये भी क्या है, तो ये भी एक क्या है, यौगिक है। चीनी भी क्या है, तो एक यौगिक ही है। अगला प्रश्न है आपका ओजोन यानी कि O3। तो O3 क्या है, ओजोन क्या है दोस्तों, तो ये ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है ना, ऑक्सीजन का ही एक अपरूप होता है आपका ओजोन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रेफ्रिजरेटर में, है ना, प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त यौगिक कौन सी है। यानी कि जो फ्रिज आप घर में यूज़ करते हैं उसमें शीतलक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है ठंडा करने के लिए, वो फ्रियोन होता है। फ्रियोन यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचा रहा है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, यहाँ से ये सवाल आपको छपेगा एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होता है। कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, वो सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन से उसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि गैस जिसमें सड़ी मछली की तरह गंध आती है। जी हाँ, वो कौन सी गैस है जिसको आप सूंघिएगा ना तो सड़ा हुआ मछली जैसा गमकेगा, तो वो है आपका ओजोन गैस। कौन सी गैस है, ओजोन गैस है, जो सड़ी हुई मछली की जैसी गंध छोड़ती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुराने तैल चित्रों
के रंगों को पुनः उभारने में प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि पुराने जो तैल चित्र हैं इसके रंगों को जो पुनः उभारने में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जल में चाक का निलंबन क्या है? बताइए, जल में चाक का जो निलंबन होता है ये एक विषमांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। अगला है कि पेट्रोल और जल का मिश्रण क्या है दोस्तों? तो ये भी एक विषमांगी मिश्रण है आपका, पेट्रोल और जल का मिश्रण। अगला सवाल पूछा जाएगा कि शक्कर में जल का मिश्रण क्या है? तो ये एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, विषमांगी और समांगी याद रखिएगा, बार बार यहाँ से सवाल आपको पूछा जाता है। तो पेट्रोल और जल हो गया विषमांगी, शक्कर में जल हो गया समांगी, एल्कोहल और जल हो गया समांगी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, एल्कोहल एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। शुद्ध वायु क्या है दोस्तों? बताइए, तो शुद्ध जो वायु है ये भी एक समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि सभी समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं? तो सभी समांगी मिश्रण जो है ये विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलयन कहलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि कपूर, गंधक, घी, सल्फर, नेफ्थलीन आदि जल में अविलय होते हैं ना। कपूर आप जल में नहीं घोल सकते हैं, गंधक को भी नहीं, घी को भी नहीं, सल्फर को भी नहीं, नेफ्थलीन को भी नहीं, ये सभी जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं, यानी कि ये विलय नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार का भी सवाल पूछ सकता है। अगला है कि शुष्क धुलाई, है ना, आप अपने कपड़े को देते हैं ना ड्राई क्लीनर्स करने के लिए, ठीक है, तो ड्राई क्लीनिंग जो होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो ड्राई क्लीनिंग में बेंजीन का उपयोग करते हैं और पेट्रोल का उपयोग करते हैं। क्या आपको पता था कि ड्राई क्लीनिंग में किसका प्रयोग करते हैं? बेंजीन और पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। अगला है दोस्तों जैसे कि चीनी है, फिटकरी है, नीला थोथा है जिसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, नमक है, एल्कोहल है, ये सभी क्या होता है? तो ये सभी विलय होता है। किसमें विलय होता है? तो जल में, है ना। ये सभी चीज़ों को अगर आप जल में डालते हैं तो वो घुल जाएगा आपका, ठीक है, जैसे कि चीनी, फिटकरी, नीला थोथा, नमक, एल्कोहल वगैरह। नेक्स्ट है कि धुआं किसका उदाहरण है? बताइए, धुआं जो होता है ये किसका उदाहरण है? तो ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण है धुआं। किसका उदाहरण है? ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों कि फिटकरी का जल में विलयन किसका उदाहरण है? जी हाँ, फिटकरी का जल में जो विलयन होता है ये ठोस का द्रव्य में उदाहरण है। ठोस का किस में उदाहरण है? जल में जो विलयन हो रहा है तो द्रव्य में, ठोस का द्रव्य में विलयन, यानी कि फिटकरी क्या होता है? ठोस होता है, और ये क्या हो रहा है कि जल में विलयन हो रहा है, यानी कि घुल रहा है, तो ये ठोस का द्रव्य में विलयन कहलाएगा। और धुआं क्या होता है? तो धुआं एक गैस होता है ना, तो ठोस का गैस में विलयन हो गया आपका। अगला प्रश्न है कि ऐसे विलय जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत का सुचालक बना देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बताइए, ऐसे विलय कौन सी है जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत का सुचालक बना देता है? उसको कहते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य उसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसे विलय जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत का सुचालक नहीं बनाता है, बताइए, बनाता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। जो नहीं बनाता है उसको कहते हैं वैद्युत अनपघट्य कहलाता है ना, अनपघट्य इसको कहा जाता है, जो नहीं सुचालक बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि बादल तथा कोहरा, है ना, बादल तथा कोहरा क्या होता है? तो ये कोलाइडी विलयन होते हैं दोस्तों, है ना, कोलाइडी विलयन होते हैं बादल तथा कोहरा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कार्बनिक ठोसों के पृथक्करण तथा शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कार्बनिक ठोसों के पृथक्करण तथा शुद्धिकरण के लिए जो प्रयुक्त प्रक्रिया है उसको क्रिस्टलन कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन। देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए और पीछे जितना क्लास हुआ है डीएलएड, समान अध्ययन, करेंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए 7857824310। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साधारण जल में आसुत जल
बनाया जाता है? जी हाँ, साधारण जल से आसुत जल बनाया जाता है दोस्तों। किस विधि के द्वारा? तो आसवन विधि के द्वारा, है ना। आसवन विधि के द्वारा साधारण जल से आसुत जल बनाया जाता है। अगला है कि मिट्टी और जल के मिश्रण को पृथक करता है। तो मिट्टी और जल के अगर मिश्रण है तो इसको अलग कौन से विधि से करेंगे? तो अवसादन विधि और निस्तारण विधि से इसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, किस विधि? तो अवसादन और निस्तारण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि द्रव्य के अणुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। द्रव्य के अणुओं के बीच की दूरी को कहा जाता है अंतराण्विक दूरी, है ना। क्या कहते हैं? अंतराण्विक दूरी उसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि ताप बढ़ाया जाए। जी हाँ, प्रश्न कह रहा है कि यदि ताप बढ़ाया जाए तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अगर ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना, याद रखिएगा। और ताप अगर घटाएंगे तो वो भी घट जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जिस ताप पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस ताप पर जिस ताप पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्वथनांक कहा जाता है, यानी कि उसी को तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन का आवेश होता है। बताइए, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है दोस्तों? तो एक इकाई धनात्मक होता है। प्रोटॉन क्या होता है? धनात्मक होता है। अगला है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे। देखिए, खोज वाला सवाल एक आगो जरूर पूछा जाएगा, है ना। एक सवाल पूछ सकता है कि इस चीज़ का, जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है ना, इसका खोज कब हुआ था, किसने किया था, है ना। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से भी एक आध प्रश्न आपको पूछ सकता है। जैसे कि प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की खोज कब हुआ था? प्रोटॉन की खोज तो याद रखिएगा 1920 में हुआ था, है ना। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अगला है कि प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या है दोस्तों? तो एक नाभिकीय कण होता है प्रोटॉन, जो क्या होता है? तो धनावेशित होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है आपका, प्लस होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रोटॉन का उदाहरण कौन सा है? तो प्रोटॉन का उदाहरण क्या है? तो सॉरी, उदाहरण नहीं, द्रव्यमान यहाँ पर पूछा गया, है ना, सॉरी। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो इसका द्रव्यमान जो होता है ना, याद रखिएगा, बहुत ही छोटा पार्ट होता है ये। तो इसका जो द्रव्यमान है 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर आपको केजी में पूछ लिया जाए, मान लिया जाए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको पूछ लिया ग्राम में नहीं, किस में पूछ लिया? केजी में। तब क्या कीजिएगा? तब हम करेंगे 1.672 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पर -24 न था, तो यहाँ पर हो जाएगा -27 हो जाएगा आपका। ठीक है, -27 केजी। अगर केजी में पूछ लिया तो ये आपका लिखेंगे। ठीक है, चलिए। और अगर ग्राम में पूछ लिया तो 1.672 गुने 10⁻24 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मैं इसको मिटाता हूँ। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। बताइए, इलेक्ट्रॉन की तुलना में पूछ रहा है दोस्तों, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो कितना होता है? 1837 गुना अधिक। यानी कि सोच रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन कितना छोटा कण होता है आपका, है ना। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना अधिक होता है दोस्तों? तो 1837 गुना अधिक, यानी कि इतना छोटा होता है क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? यहाँ से एक सवाल आपको पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? बताइए तो। अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। 9.109 गुने 10 के पावर -31, 10 के पावर -31 केजी। जी हाँ, इतना होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। सोच लीजिए कितना छोटा पार्ट है, ये माइनस में है ना। 9.109 गुने 10⁻31 केजी, ये आप याद रखिएगा। ये होता है इलेक्ट्रॉन का क्या? तो द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ से इसको नोट कर लेना है आपका। अगला सवाल पे चलते हैं कि हाइड्रोजन आयन को क्या कहते हैं? बताइए, हाइड्रोजन आयन को क्या कहते हैं? तो प्रोटॉन कहा जाता है हाइड्रोजन आयन को, यानी कि ये H+ होता है। अगला है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था आपको दोस्तों सर J.J. थॉमसन। आपको याद होगा, सर J.J. थॉमसन के द्वारा ये खोज किया गया था।
कब किया गया था? तो 1897 में। कब किया गया था ये भी इम्पॉर्टेंट है, किसने किया था ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने किया था? तो आवेश का खोज किया गया था रॉबर्ट ए मिलिकन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ए मिलिकन के द्वारा। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है ये क्या होता है? तो ये ऋणात्मक होता है दोस्तों, है ना। ये प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस होता है, याद रखिएगा। अगला है कि इलेक्ट्रॉन का भार होता है। अब देखिए यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन का भार। तो इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है एक हाइड्रोजन परमाणु के भार का 1/1850वां भाग होता है। सोच रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? एक हाइड्रोजन परमाणु के भार का 1/1850वां भाग होता है आपका, है ना। कितना छोटा होता है ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। पॉजिट्रॉन की जो खोज की गई थी ये एंडरसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एंडरसन के द्वारा। कब हुआ था खोज? आपको पता है तो छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में, 1932 में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन होते हैं, तो पॉजिट्रॉन जो होते हैं ये धनावेशित होते हैं, यानी कि पॉजिटिव होते हैं, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो ये निगेटिव होते हैं। अगला प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? तो पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना ये आपका इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है ना। पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैंने अभी आपको बता दिया 9.109 × 10⁻31 kg, ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक, आपको याद है, लेकिन कब किया था? तो 1931 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, है ना। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार क्या है? भिन्न भिन्न, इसको क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहा जाता है, यानी कि आइसोटोप्स कहा जाता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, क्योंकि दोनों आपको ऑप्शन में दे देगा, है ना। आइसोटोप कहीं लिख देगा आपको हिंदी में, है ना, आइसोटोप। तो समस्थानिक याद रखिएगा और आइसोटोप भी याद रखिएगा, यानी कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या है? समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है? तो भिन्न भिन्न है आपका, उसको समस्थानिक कहते हैं। और इसी प्रकार का एक सवाल और पूछा जाएगा, यानी कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार क्या हो? समान हो। यहाँ पर परमाणु भार भिन्न भिन्न है, परमाणु भार क्या है? समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न है। तो इसको कहते हैं दोस्तों समभारिक। क्या कहा जाता है? समभारिक कहते हैं, है ना। समभारिक इसको कहा जाता है, यानी कि आइसोबार। तो आइसोबार और आइसोटोप ये दोनों याद रखिएगा। आइसोटोप में क्या होता है? परमाणु भिन्न भिन्न होता है और क्रमांक यहाँ पर समान होता है, जबकि आइसोबार में क्या होता है? परमाणु भार समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। ये दोनों सवाल यहाँ से बार बार आपको पूछा जाएगा और ये दोनों आपको एक जगह दे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन होते हैं? बताइए। हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं वो होता है प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये याद रखिएगा, ये आपको बहुत बार पूछा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है, H1 H2 H3। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन पदार्थों के भौतिक गुण क्या क्या है? भिन्न भिन्न है। भौतिक गुण क्या है? भिन्न है, किंतु रासायनिक गुण समान है, उसको अपरूप कहा जाता है दोस्तों। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिन पदार्थों के भौतिक गुण भिन्न हो और रासायनिक गुण समान हो उसको अपरूप कहते हैं। अगला है कि ग्रेफाइट और हीरा। जी हाँ, जो ग्रेफाइट है या जो हीरा है ये किसका अपरूप है? कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये कार्बन का अपरूप होता है। किसका अपरूप है? तो ये आपका कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के बाह्य कोश में होते हैं। जी हाँ, परमाणु के बाह्य कोश में क्या होता है? बाहरी कोश में क्या होता है? तो संयोजी कोश होता है आपका। बाहरी कोश को कहते क्या हैं? तो संयोजी कोश इसको कहा जाता है, यानी कि वैलेंस सेल इसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को
सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन तत्वों के परमाणुओं की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रश्न है कि जिन तत्वों के परमाणुओं की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके परमाणु होते हैं तो अक्रिय गैस के होते हैं ना। किस गैस के, तो अक्रिय गैस के होंगे। अगला प्रश्न है कि सहसंयोजक बंध प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो सहसंयोजक जो बंध प्राप्त होते हैं इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, और अगला सवाल है कि रसोई घरों में प्रयुक्त होने वाली कुकिंग गैस का महत्वपूर्ण अवयव कौन सा है। तो रसोई घर में जो प्रयुक्त होने वाला जो कुकिंग गैस है यानी कि जो एलपीजी है ना, एलपीजी का जो प्रयोग करते हैं उसमें ब्यूटेन सबसे प्रमुख अवयव होता है आपका। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। चलते हैं आगे। तो ये आज का टेस्ट हम इतना ही रहने देते हैं। छोटा सा टेस्ट था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट था, है ना। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में। और साइंस का ये 5वां क्लास था जिसमें हम लोग आज 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और इसी प्रकार से आज 5वां क्लास समाप्त हुआ। और आगे भी अभी लगभग 3 से 4 क्लास और साइंस का चलेगा, उसके बाद साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का है और इसमें 351 चार्ज है। जो लोग चार्ज पेमेंट किए हैं उन्हीं लोग को आपको पीडीएफ मिल पाया है और उनकी तैयारी 100% पूरी हो चुकी है। तो ये गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे किसी भी माध्यम से आप इस नंबर पर 351 पेमेंट करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको सभी पीडीएफ और नोट्स आपको मिल जाएगा। पीछे जितना भी क्लास हो गया है, जैसे कि डीएलएड का क्लास कंप्लीट हो गया है, आपका 8वां यूनिट करवा दिया गया है ना। उसके अलावे आपका समान अध्ययन का लगभग पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, मैथ का भी पूरा नहीं हुआ है, मैथ में कुछ कुछ बाकी है, उसको भी हम आगे करवाने वाले हैं। ठीक है, और अभी साइंस का चल रहा है, डीएलएड का हो गया, करंट अफेयर भी हम करवा दिए हैं। फिर से हम करंट अफेयर और भी करवाएंगे, है ना, क्योंकि इधर नया नया करंट अफेयर भी बहुत सारा आपको जुड़ चुका है। ठीक है, तो 1 साल का मैं फिर से करंट अफेयर करवाऊंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, सब चीज़ हम करवाएंगे। अगर हमारे चैनल से अगर आप जुड़ गए हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी दूसरा किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, जितना हम करवा दिए हैं उतना आपके लिए बहुत है और बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, तो सीटेट की भी क्लास होती है। अगर सीटेट का तैयारी आप लोग करते होंगे तो सीटेट के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हो गया दोस्तों टेस्ट नंबर आपका 5 यहाँ पर कंप्लीट। साइंस क्लास अभी चल रहा है, पीछे वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। हम आई बटन पर आपको पूरा वीडियो दे देते हैं, आपका प्लेलिस्ट हम डाल देते हैं जहाँ पर जितना पीछे क्लास हुआ है सब आपको मिल जाएगा वहाँ से। और अगर हमारे ग्रुप में जुड़ते हैं तो वहाँ भी आपको हम सारा पीछे वाला PDF हम दे देते हैं। वहाँ पर वीडियो भी पीछे जितना क्लास हुआ सबका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप जैसे भी तैयारी करना चाहते हो, वीडियो से, PDF से, है ना, जैसे भी आपकी इच्छा करे, नोट्स से, तो आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और फिर हम कल मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।